पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह बार्टर सिस्टम से शुरू होकर दुनिया गोल्ड बैक्ड करेंसी तक पहुंची। उस टाइम दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड पर चलता था, मतलब किसी भी करेंसी की वैल्यू उसके गोल्ड रिजर्व से जुड़ी होती थी। अगर किसी कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड था तो वो ज़्यादा करेंसी इशू कर सकती थी। पेपर नोट की अपनी कोई खास वैल्यू नहीं थी। असली वैल्यू उस गोल्ड की थी जो बैंक्स में रखा होता था। उस समय दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी थी ब्रिटेन्स पाउंड स्टर्लिंग। ग्लोबल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा पाउंड स्टर्लिंग में होता था, क्योंकि लोगों को भरोसा था कि इसे गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 1 आया। ब्रिटेन ने वॉर में बहुत पैसा खर्च कर दिया, उसके डेट्स बढ़ने लगे और गोल्ड रिजर्व्स पर प्रेशर आने लगा। दूसरी तरफ एक कंट्री धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका शुरू में वॉर से दूर रहा, लड़ने की जगह वो दूसरे देशों को सप्लाईज देता रहा। इस वॉर ने यूरोप को लगभग बर्बाद कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कई बड़े देशों की इकोनॉमीज बुरी तरह डैमेज हो गई। लेकिन अमेरिका की फैक्ट्रीज लगातार चलती रही। अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा था और पैसे कमा रहा था। वॉर खत्म होते होते दुनिया के ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स का लगभग 2/3 हिस्सा अमेरिका के पास था। अब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका था। अब प्रॉब्लम ये थी कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम बिखर चुका था। ट्रेड को दोबारा शुरू करना था और करेंसीज को स्टेबल बनाना था। इसीलिए 1944 में 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम के प्लेस पर इकट्ठा हुए। यहीं से दुनिया का एक नया फाइनेंशियल सिस्टम शुरू हुआ। अमेरिका ने एक प्रपोजल दिया। हर कंट्री को अपनी करेंसी डायरेक्टली गोल्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है। कंट्रीज अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ फिक्स कर सकती हैं। और अमेरिका ने प्रॉमिस किया कि फॉरेन गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स अपने डॉलर्स को कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका रेट फिक्स था, $35 के बदले 1 आउंस गोल्ड मिलता था। अब प्रैक्टिकली डॉलर ही गोल्ड का सब्स्टिट्यूट बन गया। कंट्रीज ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। यहीं से यूएस डॉलर ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बनना शुरू हो गया।